पुष्पेश जी है तैयार? पांडे जी 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 बुलाइए। तैयार है सर। नमस्कार पुष्पेश जी। जी, अच्छी चर्चा शुरू कर रखी है। पिछले वाले में भी पांडे जी ने, आपने कहा था धामी जी ने, मैं जुड़ नहीं पाया, कहीं गया हुआ था गांव में। अब जो हमारा इस समय वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से जो हम बातचीत कर रहे हैं, असल में इस राज्य को बनाने का मकसद ही ये सारी परिस्थितियां थी, जो रोजगार के मामले थे, हमारी अर्थव्यवस्था का सवाल था। लेकिन दिक्कत यहाँ पर से शुरू होती है जब हमने शुरुआती दौर से इनको समझा नहीं, और राज्य बनने के बाद से, जैसे अभी हम हॉर्टिकल्चर पर जब हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आया, योजनाएं बहुत है हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत। उत्तराखंड में लाखों करोड़ों रुपए के हमारे प्रोजेक्ट्स बने। शुरुआती दौर में अगर हम ये सोचते कि जो हमारे गवर्नमेंट के 104 उद्यान थे, हैं अभी भी, उन उद्यानों को रिवाइव करने पर अगर हम बात कर रहे होते, तो शुरुआत करते, तो आज वो हमारे लिए एक प्रोजेक्ट की तरह होते, और उन इलाकों में शायद हम उनको बेहतर कर सकते थे। जैसे हमारा दूनागिरी का उद्यान है, चौबटिया का उद्यान है, जो हमारे आसपास के हैं, गैरसैंण का है। वहां पर उन उद्यानों को सबसे पहले, अगर हम अपने हॉर्टिकल्चर को बेहतर करना चाहते हैं, फलों के रूप में, फल उत्पादन के रूप में अगर राज्य को एक बेहतर स्थिति में देखना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट के पास आज भी, शुरुआत आज से ही सही, चलिए 20 साल गुजर गए, 20 सालों में हमने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। पहली गवर्नमेंट ने उसमें से 72 उद्यान हमारे लीज पर दिए, और उसके बाद अभी भी हम उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुष्पेश जी का आ गया सर कनेक्शन। उनको ले लो, फिर वो आधे में से तोड़ रखे। सॉरी, लाइट चली गई थी, वो इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैं बेसिकली उसी चीज पर बाहर रखना चाह रहा था। एक तो जो हमारा पहले प्राथमिकताएं जब तक तय नहीं होती ना, जैसे हमारा, अगर हम हॉर्टिकल्चर पर काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट हमको पब्लिक के सामने कुछ चीजें तो प्रस्तुत करनी पड़ेंगी। हमारे पास 104 उद्यान थे, अगर हम उनको रिवाइव करने की ओर बढ़ते, शायद इन 20 वर्षों में वो बेहतरीन उत्पादन कर रहे होते, और वो एग्जाम्पल होते हमारे हर ब्लॉक के लिए, और उनके माध्यम से वो हमारे ट्रेनिंग सेंटर भी बन सकते थे हमारे काश्तकारों के लिए। और उसकी सबसे बड़ी जो पहली जरूरत है कि वहां पर अफसरांश को, अफसरशाही को ज्यादा हावी होने देने के बजाय, हमारे जो ट्रेंड लेबर्स होने चाहिए, जो हाई स्कूल इंटर पास हो, उनको ट्रेनिंग दी जाए, और उनको उद्यानीकरण का पूरा पूरा सेटअप हम बना करके दे। तो 104 उद्यानों को हमारी पहली प्राथमिकता में होना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमारा लीसा उद्योग, पूरे उत्तर प्रदेश के समय में हम लोग ये देखते रहे कि उत्तराखंड में सर्वाधिक हमारा लीसा उत्पादन सबसे ज्यादा रहा है, और उसमें भी अल्मोड़ा जनपद खास तौर पर लीसे पर आधारित उद्योगों को लगाने की दिशा में हम कभी नहीं बढ़े। देखिए, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस के समय में भी कांग्रेस से जुड़े हुए अधिकांश लोग भी लीसे का काम करते रहे, लेकिन कभी उसको उद्योग के रूप में हमने, आज हमारा लीसा पूरा यहाँ से लेकर के आंध्रा तक जाता है। हमारे कांग्रेस से ही जुड़े हमारे साथी हैं भाकुनी जी, यंग आदमी है, और सोमेश्वर में बहुत बड़ी लीसा फैक्ट्री है। आज वो अकेले 1.5 से 2 लाख रुपया केवल वहां पर लीसे पर काम के लिए लैब में, अपने जितने उनके लैब अटेंडेंट हैं उनको देते हैं 1.5 से लाख रुपया सैलरी। इस दिशा में हम लोग को बढ़ना चाहिए। ये तो है, चलिए आगे की बात है, जो अब तक इन 20 वर्षों में हम नहीं कर पाए। ऐसे छोटे छोटे जो कुटीर और मझोले उद्योग, जो हमारे कच्चे माल पर आधारित औद्योगिक इकाइयां लगनी चाहिए थी, उन पर कभी काम नहीं हो पाया। उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। ठीक है, आज एक कोरोना का बहाना है, कोरोना के चलते हमारे बहुत सारे जितने भी हमारे यहाँ के पहाड़ी हैं, जितने भी हमारे नौजवान लड़के हैं, वो सब लौट करके घर आए हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ मौजूद थे, उनको भी हम उस दिशा में काम देने की ओर आगे नहीं बढ़ पाए। ये परिस्थितियां हाल फिलहाल की स्थितियों में हम सब लोगों को एक बात को रखना चाहिए, चाहे वो सरकार के खिलाफ उसको नहीं समझते हुए, कि जो लोग लौटे हैं, अगर आप उनसे एग्रीकल्चर में काम कराना चाहते हैं, ठीक है, वो काम करने को इच्छुक है, वो पशुपालन में काम करने को इच्छुक है, वो आपका हॉर्टिकल्चर में काम करने को इच्छुक है, लेकिन ये कोई भी चीजें एक दिन में, सारी चीजें, उनको जो मदद चाहिए इस समय तात्कालिक रूप से 6 माह के लिए सही, एक जो पूरी दुनिया में इस समय बहस चल रही है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसमें आपका अमीर गरीब का कोई मतलब नहीं है, जो बेरोजगार है, जो काम करना चाहता है, एक बेसिक इनकम हम उसको महीने की मुहैया कराने पर आगे बढ़े। और उसके साथ साथ ठीक है, उसका प्रोजेक्ट पूछें कि आप किस में काम करना चाहते हैं, मॉनिटरिंग हो गांव स्तर पर, ये सारी हमारी सहकारिता का कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़े। और हमारे सामने बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। मोहम्मद यूनुस से बड़ा उदाहरण इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने बांग्लादेश में एक बहुत छोटी पूंजी से आपका सहकारिता के माध्यम से महिलाओं के लिए रोजगार शुरू किए,
और जो रिजल्ट उसके थे वो अप्रत्याशित थे। कम से कम 92% महिलाओं ने उनके बैंक से लिया हुआ ऋण वापस लौटाया, और वो वापस तब लौटाया होगा जब उन्होंने काम करके उन्होंने कुछ अर्निंग की होगी। और मोहम्मद यूनुस को इसके लिए शांति का नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि जब आपने काम दिया तो जो बेरोजगार थे वो अराजकता कम हुई, जो गुंडागर्दी चोरी डकैतियां कम हुई। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। जब तक उत्तराखंड जैसी परिस्थितियों में, पर्वतीय क्षेत्रों में हम कोऑपरेटिव सेक्टर्स की ओर नहीं बढ़ते हैं, तब तक ये बहुत सारी चीजें मुश्किल है। अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था, जब माननीय रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो भांग की खेती पर बात आई। भांग की खेती बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की से, लेकिन उसको भांग की खेती कह करके हमने उस प्रोजेक्ट का ही नाश कर दिया। उसको इंडस्ट्रियल हेम्प और साइंटिफिक तरीके से अगर हम जनता के सामने लाते कि आज जिस भांग की हम बात कर रहे हैं, उससे दुनिया के देश, दुनिया के सबसे बड़े अमीर देश, दुनिया में विकसित देश और ज्यादा अर्निंग का, बेरोजगारी को खत्म करने की चीजें सोच रहे हैं। R&D में हम लोग बात करते उस इंडस्ट्रियल हेम्प को, तो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट हमारे सामने होते, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों में इंडस्ट्रियल हेम्प को एक अच्छा बढ़ावा दिया जा सकता था। लेकिन जब हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में हमारा क्या फायदा है, वहां से सारी चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती। और ये हुआ है हर बार पिछले 20 वर्षों से। हम देख रहे हैं जब भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, ये सारी चीजें जब उनके सामने रखी जाती हैं, तो फिर परिस्थितियां दूसरी हो जाती हैं। इंडस्ट्रियल हेम्प के सहारे हम हर गांव के हर एक परिवार को रोजगार दे सकते थे। आज जो हमारी बंजर हो चुकी खेती है, उसको फिर से आबाद कर सकते थे। हमको जनता के सामने लाना था। आपके समय में शासनादेश जारी हुआ, हमने उसको बड़े गंभीरता के साथ पढ़ा भी, देखा भी। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं तो उस पर एक सिंडिकेट कब्जा करने की तैयारी में है। इस ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको रोजगार दे पाएंगे, जो उससे पहले यहाँ पर खाली पड़े हुए लोग हैं उनको रोजगार दे पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर अगर हम सब लोग मिल करके ईमानदारी से एक सिरे से शुरू करें। कोई बहुत बड़ा इलाका हमारा नहीं है, केवल 95 विकास खंड है, और हमको कहीं ना कहीं पर इन सारी चीजों के साथ एक सामंजस्य, एक तालमेल बैठा करके इस पर काम करने के लिए आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल हम दुग्ध उत्पादन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हम हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आज जो टूरिज्म में एक जो नया नाम जुड़ता है हेल्थ टूरिज्म का, हमारे यहाँ पर जो रिलीजियस टूरिज्म है उसके साथ साथ हम नए सिरे से हेल्थ टूरिज्म की परिभाषा को अगर कुछ डेस्टिनेशंस चिन्हित करते हुए शुरुआत कर दें। इन 20 वर्षों में भले ही हम नहीं कर पाए, लेकिन आज भी गवर्नमेंट ईमानदारी से शुरुआत करे और हम विपक्ष में बैठे हुए लोग उन बातों को अच्छे तरीके से रखते हुए सरकार को मजबूर कर सकें कि इस पर आप काम कीजिए। केरला का उदाहरण हमारे सामने है, पंचकर्मा से लेकर के तमाम सारी चीजों को, उनसे बहुत खूबसूरत जगह हमारे पास है। हमारा टी बोर्ड बना, टी बोर्ड के साथ साथ एक तरफ चाय का उत्पादन की बात थी, लेकिन ये सब चीजें लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज तात्कालिक परिस्थितियों में सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि जो लड़का लुट पिट करके गांव आया है 3-3 महीने वहां लॉकडाउन में फंसे रहने के बाद, उसको तात्कालिक सहायता कैसे मुहैया कराई जाए, कितनी वो होनी चाहिए और कैसे गवर्नमेंट उसको देगी। अगर सारे लोग चाहें तो ये संभव हो सकता है। डेटा गवर्नमेंट के पास है, 70,000 लोग बाहर से लौट करके आए हैं। हर 70,000 से 80,000 लोग, ऐसे ही 8 से 10 लाख बेरोजगार हमारे यहाँ पर है। हम एक पॉलिसी बना सकते हैं कि जिस परिवार में भी कोई भी एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, उसको छोड़ करके फिलहाल जिस घर का कोई सदस्य किसी सरकारी नौकरी में नहीं है, अर्ध सरकारी नौकरी में नहीं है, उसको एक मिनिमम अमाउंट हम दें महीने का, और 6 महीने का एक टाइम फिक्स करें। उसको 6 महीने में पहली फसल तैयार होती है, उस फसल को हम खरीदने की तैयारी करें। हम उसके लिए स्पॉट्स तय करें। हम अपने ब्लॉक्स में, जितने भी हमारे उत्तराखंड में ब्लॉक हैं, वहां पर जो सारी उपज होगी, जो पैदावार होगी, उसको हम खरीदेंगे, हम उसको मार्केट उपलब्ध कराएंगे। मार्केटिंग पर हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से कोई पॉलिसी, अभी कोई उत्पादन कर भी देता है तो उसको कौड़ियों के भाव बेचना पड़ेगा। तो इन सब कमियों के चलते धीरे धीरे हमारा युवा हार चुका है, और कोई प्रोजेक्ट अगर लगाना भी चाहता है तो ये इस किस्म की दिक्कतें आती हैं सामने। दूसरा, उससे पहले जो एक मूल परेशानी है कि उसको बताए कौन कि क्या क्या संभव हो सकता है। सिंगल विंडो सिस्टम का बहुत सख्ती के साथ लागू करने की जरूरत है। गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत हैं, लेकिन वो पहुंचे कैसे गांव तक, ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल। तो इसलिए कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूं कि जो हमको ये जो खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं पिछले 20 वर्षों में, जो हम बेहतर तरीके से अपनी पॉलिसीज को जनता के
नौजवानों के सम्मुख बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए, नंबर एक। नंबर दो, जो उनमें कमियां थी उनको हमने दूर करने का कभी प्रयास नहीं किया। आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि कोई नई चीज सोचने के बजाय, कोई नई चीज करने के बजाय जो हमारे पुराने सेटअप से उन सबको पुनर्जीवित करने की ओर हम बढ़े। हम पन्नगर का पूरा बेहतर तरीके से कैसे वो हमारी मदद कर सकता है एग्रीकल्चर में पूरा। आज क्योंकि जितना भी हमारी पन्नगर की ओर से जो काम हो रहे हैं वो केवल एक रस्म अदायगी भर है। तो इन सब चीजों को प्रभावी तरीके से उनकी भूमिका दिखे जगह पर हम एक ब्लॉक पन्नगर को दें, हम 2 ब्लॉक पन्नगर को दें। हम हॉर्टिकल्चर में इन 104 उद्यानों पर पहले प्राथमिकता से ध्यान दें। जहां पर डेयरी का काम जिन जिन जगहों पर, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में नहीं हो रहा है, जिन जगहों पर हो रहा है वहाँ उनको चिन्हित करते हुए उनके सहारे हम उसके आसपास के गाँव को चिन्हित करें। फिर वहां पर रहने वाले लोगों को उनकी आजीविका का वो माध्यम बन सके, वो साधन बन सके, उस दिशा में सार्थक प्रयास करने की एक ईमानदार पहल की जरूरत है। और बहुत लंबा समय इसमें नहीं लगेगा। अगर हम सब लोग ये प्रयास करते हैं तो बहुत जल्दी ही हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इन परिस्थितियों में भी हम विजय पा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये हम सबका सौभाग्य है कि कोरोना जैसी महामारी के दौर में जहां सारे लोग परेशान हैं, उत्तराखंड में परिस्थितियां अभी माकूल है, अनुकूल है। केवल एक रस्म अदायगी हमारे यहाँ पर हो रही है, देखा देखी। फला गुजरात में लॉकडाउन हो गया, दिल्ली में लॉकडाउन हो गया, तो यहाँ उसी किस्म की परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं, तो अनावश्यक है। उसको लेकर के हम चर्चा, इन सब चीजों पर अगर हम आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से कुछ बेहतर हम लोग कर पाएंगे। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।